सो डेटा फ्रेम के ऊपर और ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले कि भाई मैंने एक डेटा फ्रेम बना लिया, अब लेटर ऑन मैं क्या करना चाहती हूँ, उसमें एक नई रो या फिर नया कॉलम ऐड करना चाहती हूँ. सो एडिंग अ न्यू कॉलम. यस दिपेश, ठीक है. सो आई हैव टू ऐड अ न्यू कॉलम इनटू द डेटा फ्रेम. तो डेटा फ्रेम में अगर आप एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हो, बहुत सिंपल काम है. आपको सिर्फ डेटा फ्रेम का नाम देना है, स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स के अंदर न्यू कॉलम का नाम देना है, ठीक है. एंड आप क्या कर सकते हो, इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे सकते हो, जो भी आपको उसके अंदर चाहिए एज पर द नंबर ऑफ रोज यू हैव. तो हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे देंगे, ये आपका नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्या कहते हैं टेबल है, जिसके अंदर आई हैव एडमिशन नंबर, आई हैव नेम, मार्क्स इन दी थ्योरी सब्जेक्ट, ठीक है. सो यहाँ पर है एडमिशन नंबर 101, 105, 121, 216, एनीथिंग. ABCD इज द नेम. ना थ्योरी में मार्क्स दिए हुए 70 में से, ठीक है. 70 में से इसके 67 है, इसके 56 है, इसके 69 है, इसके 68 है, ठीक है. अब मैं कहती हूँ कि इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स तो हम लिखना ही भूल गए थे, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स भी ऐड करवा दो, ठीक है. सो ये डेटा फ्रेम ऑलरेडी है, इसमें आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड कराने हैं. तो आप क्या लिखोगे, DF कोट्स के अंदर प्रैक्टिकल इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम मार्क्स दे देंगे लाइक 28, 27, 30, 29, एनीथिंग लाइक दिस. तो हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स दे दिए. 4 रोज थी, इसलिए यहाँ पर भी हमने 4 वैल्यूज दी है. सिंस वी हैड 4 रोज, 4 वैल्यूज आपने दे दी. यहाँ पर आपके पास एक नया कॉलम बन जाएगा प्रैक्टिकल, जिसके अंदर आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे. सो सिंपल, इस तरह से आप एक कॉलम ऐड कर सकते हो. इसी मेथड में अगर आप कोई एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम लिख देते हो, तो क्या होता है, उसकी वैल्यूज ओवरराइट हो जाती है. जैसे मुझे ये सारे नेम चेंज करने हैं, तो मैं DF डबल कोट्स के अंदर नेम इज इक्वल टू न्यू नेम्स लिख सकती हूँ. तो ये पूरा का पूरा डेटा भी मॉडिफाई हो सकता है. सो इस मेथड से आप नया कॉलम ऐड भी कर सकते हो, और अगर आपको एक एग्जिस्टिंग कॉलम को पूरा का पूरा चेंज करना हो, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है. So we can modify the existing column as well using this option. Fine. So ये तो हो गया हमारा एक नया कॉलम ऐड. तो हमेशा याद रखना कि डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में नए कॉलम का नाम देना है, इज इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यूज है वो आप दे दो. वो चाहे टपल की फॉर्म में दो, चाहे लिस्ट की फॉर्म में दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. आप यहाँ जो भी वैल्यूज दोगे वो इधर आ जाए, ठीक है. अब नया कॉलम ऐड करते हुए कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फिक्स वैल्यूज ही ऐड कर सकते हैं. जैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक टोटल नाम का कॉलम आ जाए. सो टोटल नाम के कॉलम में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स हो. तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे DF टोटल चाहिए. सो DF टोटल इज इक्वल टू, सो DF टोटल इज इक्वल टू व्हाट, आप लिख दोगे DF थ्योरी प्लस DF प्रैक्टिकल, ठीक है. तो ये क्या करेगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स को ऐड कर दे. तो इसमें आपके पास एक नया कॉलम बनकर आ जाएगा टोटल, जहां पे ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड हो जाएंगे. लाइक दिस विल बी 97, दिस विल बी 83, 99 एंड अगेन 97, ठीक है. सो लाइक दिस वी विल बी गेटिंग दी टोटल. तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. अब देखो कैलकुलेशन में अगर तो आपको सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई आप लिख के दिखाओ, तो आप ऐसे लिख सकते थे, है ना. सो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि DF थ्योरी प्लस DF प्रैक्टिकल करना है, यू जस्ट हैव टू ऐड एंड यू हैव टू शो इट. तो वो आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है. बट अगर आपको कहा जाता कि 3-4 ऑप्शंस लिखी हुई हैं, बताओ इसमें से ठीक कौन सी है, तो ये तरीका होता है एक तो लिखने का. दूसरा तरीका होता है कि कॉलम्स को, मैंने आपको कल भी बताया था कि हम कॉलम्स को डॉट लगा के भी फेच कर सकते हैं. DF डॉट थ्योरी प्लस DF डॉट प्रैक्टिकल भी लिख सकते हैं. यहाँ पे कभी भी डॉट नहीं आएगा. जो नया कॉलम बन रहा है वहां कभी डॉट नहीं आएगा. नया कॉलम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स के अंदर ही आएगा, ठीक है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल. दिस इज
रॉन्ग, ये नहीं सही, आप ऐसे नहीं लिख सकते। इससे क्या होगा, थियोरी और प्रैक्टिकल पहले कंकैटिनेट हो जाएंगे, आपकी की बन जाएगी थियोरी प्रैक्टिकल। वो ढूंढेगा कि भाई थियोरी प्रैक्टिकल वाला कोई कॉलम है या नहीं उसमें, तो वो तो होगा नहीं, सो दैट विल जनरेट अ की एरर। तो ये की एरर जनरेट कर देगा। आपके पास सिर्फ दो पॉसिबल ऑप्शन जो है वो ये है कि या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम्स के नाम दो या डॉट लगा के, पर कॉलम्स अलग अलग होने चाहिए, बीच में प्लस आना चाहिए। ठीक है, सो df has to be written again, df dot theory plus df dot practical, df theory plus df practical. So you have to write like this. Is that clear? वो आपके पास पाइथन में ऑप्शनल होता है ना, आप चाहे सिंगल लगाओ या डबल लगाओ। आप चाहे एसक्यूएल कर रहे हो या पाइथन कर रहे हो, दोनों में ये फायदा है कि सिंगल डबल कोट्स दोनों ही यूज हो सकते हैं। तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कि कौन सा वाला यूज करना है। यू कैन यूज एनी ऑफ द टू। तो आप सिंगल लगाओगे तब भी ऐसे ही काम करेगा, आप डबल लगाओगे तब भी ऐसे ही काम करेगा। सो इट इज गोइंग टू वर्क द सेम वे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, सो ये तो हो गया एडिंग अ कॉलम। अब बात आती है कि रो ऐड करनी है। अब रो कैसे ऐड होगी, आप इसमें एक नया स्टूडेंट ऐड करना चाहते हो, वो कैसे करोगे? सो व्हेन यू हैव टू ऐड अ न्यू रो, तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ता है LOC, लॉक। दिव्यांश का मैसेज, मैम परसेंट से इंक्रीज और डिक्रीज 10%। अच्छा, देखो अगर आपको कहा जाता है कि आपके पास कोई कॉलम है, उसको आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है 10% से, ये क्वेश्चन आपको एसक्यूएल में भी आ सकता है, यही क्वेश्चन आपको इधर भी आ सकता है, इधर इन योर डेटा फ्रेम्स। सो अगर आपको इंक्रीज कराना है विद अ सर्टेन अमाउंट, तो आप क्या लिखोगे, जैसे डीएफ और मान लो उसके जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो आपको 2 से इंक्रीज कराने हैं, तो आप क्या लिखोगे, डीएफ थ्योरी इज इक्वल टू डीएफ थ्योरी प्लस 2। माइनस करने होते तो हम माइनस भी कर सकते थे, कि जो करंट वैल्यू है थ्योरी की उसमें 2 ऐड कर दो और जो रिजल्ट है वो हमारा यहाँ पर स्टोर हो जाए। अगर परसेंटेज है किसी चीज का, मान लो किसी चीज की कॉस्ट है और आपको उस पर डिस्काउंट देना है, 10% से कम करना है, तो आप लिख सकते हो डीएफ कॉस्ट इज इक्वल टू डीएफ कॉस्ट माइनस 10 इंटू डीएफ कॉस्ट अपॉन 100, या फिर 0.1 इंटू डीएफ कॉस्ट भी कर सकते थे। सो कॉस्ट में क्या आएगा, जो कॉस्ट में है माइनस 10% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, सो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आप 10/100 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या आप 0.1 भी कर सकते हैं। सो इट कुड बी रिटन एज दिस ऑल्सो, df डॉट कॉस्ट माइनस 0.1 मतलब 10% ऑफ df डॉट कॉस्ट। सो दिस विल ऑल्सो गिव यू द करेक्ट आंसर। सो ऐसे आप परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? Okay. Now, if I talk about adding row in a data frame, ठीक है, अब आपके पास एक डेटा फ्रेम है, उसके अंदर आपको रो को ऐड करना है। तो रो देखो कैसे ऐड होती है। अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट का डेटा फ्रेम है, आई हैव प्रोडक्ट आईडी, आई हैव प्रोडक्ट का नाम एंड कॉस्ट, तीन चीजें ही हैं मेरे पास यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे लिया P1, P2, P3, प्रोडक्ट आईडी है 105210263, दिस इज पेन, दिस इज इरेजर, बुक 50, 10, 200 लेट्स से, ये डेटा फ्रेम है। अब मैं कहती हूँ कि इसके अंदर एक और रो ऐड करो, P4, जहां पर नए प्रोडक्ट की डिटेल्स हो। सो डेटा फ्रेम में जब आपको एक रो ऐड करनी होती है तो वो बिना लॉक के नहीं होती। आप लिखोगे df डॉट लॉक, लॉक बेसिकली स्टैंड्स फॉर लोकेशन।
सो df डॉट लॉग, और df डॉट लॉग के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखोगे p4. So df dot log and then we write p4 is equal to, यहां पर हम वैल्यूज दे देंगे. लेट्स से मैंने ये दे दिया. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे p4 इंडेक्स के ऊपर जो आपने वैल्यूज दी हैं वो इंसर्ट हो जाएंगी. सो यू हैव टू राइट डेटा फ्रेम का नाम डॉट एलओसी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोट्स के अंदर आपको न्यू रो का इंडेक्स देना है और इज इक्वल टू आप सारी वैल्यूज दे दोगे. सो दैट इज हाउ अ न्यू रो इज एडेड. लॉक के थ्रू कॉलम भी ऐड हो सकता है. अगर आप लॉक के थ्रू कॉलम ऐड करना चाहो तो उसका सिंटेक्स होता है df डॉट लॉक, खाली कोलन लिखो, फिर कॉलम का नाम लिखो, इज इक्वल टू वैल्यूज दे दो. पर आप खुद देखो ये ज्यादा इजी है या जैसे हम पहले कर रहे थे वो ज्यादा इजी है. पहले वाला ज्यादा इजी है टू ऐड अ कॉलम ना. पर आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके हैं, लेकिन हम फर्स्ट वाला मेथड जनरली लिखते हैं जब हमें लिखना पड़ता है, बट ये भी आपके पास एक ऑप्शन है. सो लॉक में पहले रो नंबर आता है फिर कॉलम आता है. तो इसमें रो तो देनी नहीं थी इसलिए आपने कोलन लिख दिया, कॉमा, फिर कॉलम का नेम दे दिया. ठीक है. Yes, anyone has a doubt? Someone raised hand. सो एडिंग अ रो क्लियर है. इसमें भी वही चीज है कि अगर वो इंडेक्स पहले से एग्जिस्ट करता होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ P2 पे असाइन करा दूं और P2 पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो P2 की वैल्यूज को ओवरराइट कर देगा. तो अगर आप एग्जिस्टिंग रो इंडेक्स दे दोगे तो पुरानी वैल्यूज ओवरराइट हो जाएगी, अदरवाइज वो आपको न्यू क्रिएट करके देगा. ठीक है. सो ये हो गया हमारे पास. अब इसके बाद क्या है, डिलीटिंग. हमने ऐड तो कर लिया, नाउ वी वांट टू रिमूव. सो इफ यू वांट टू रिमूव तो कैसे करेंगे. रिमूविंग के लिए हमारे पास ड्रॉप नाम का मेथड होता है. आप लिखते हो df डॉट ड्रॉप. ठीक है. सो ड्रॉप से रो भी डिलीट हो सकती है, कॉलम भी डिलीट हो सकता है. बाय डिफॉल्ट ये रो डिलीट करने के काम आता है. सो हमने लिखा df डॉट ड्रॉप एंड इट इज यूज टू डिलीट अ रो. सो df डॉट ड्रॉप में ब्रैकेट के अंदर आपको रो लेबल देना है जो आप डिलीट करना चाहते हो. ठीक है. बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 ही होता है, अगर कॉलम करना होगा तो एक्सेस 1 देना पड़ेगा. दूसरी चीज जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. क्योंकि बाय डिफॉल्ट ड्रॉप क्या करता है, डिलीट करने के बाद जो डिलीटेड, मतलब डिलीशन के बाद जो बचता है डेटा फ्रेम उसको रिटर्न करता है. तो आपको असाइन कराना पड़ेगा, ओरिजिनल में वो चेंजेस नहीं करेगा. सो इट विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन दी ओरिजिनल डेटा फ्रेम. आप चाहते हो कि वो चेंजेस ओरिजिनल डेटा फ्रेम में हो जाए, तो उसके लिए हम लिखते हैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. सो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखने से क्या होता है कि आपके डेटा फ्रेम में जो भी चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे और आपको असाइन नहीं करना पड़ेगा. मतलब आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा. अगर आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखते हो देन यू हैव टू राइट लाइक दिस. सो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम ऐसे लिखें या फिर हम ऐसे लिखें चेंजेस रिफ्लेक्ट करवाने के लिए. सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो. बट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब पता होना चाहिए आपको कि इट विल रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द करंट डेटा फ्रेम. अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो करंट डेटा फ्रेम में डायरेक्ट चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते, असाइनमेंट से ही कराने पड़ते हैं. सो अगर आपको यहाँ पर एक रो डिलीट करनी है तो सिंपल है, आप सिर्फ लिखोगे df डॉट ड्रॉप p2 और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. उससे क्या होगा, आपका जो p2 है वो डिलीट हो जाएगा डेटा फ्रेम में से. ठीक है. बट अगर मान लो आपको दो रोज डिलीट करनी होती, मेरे को p1 और p3 डिलीट करने होते, तो अगर आपको मल्टीपल रोज डिलीट करनी है तो जैसे मैंने पहले बताया था, मल्टीपल लेबल्स जब भी दिए जाएंगे लिस्ट के अंदर आएंगे. ठीक है. तो आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे एंड यू विल गिव इट एज अ लिस्ट. सो राउंड ब्रैकेट है ड्रॉप की, सो ड्रॉप की राउंड ब्रैकेट आ गई. फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने p1 p3 दिया, मतलब मुझे ये दोनों लेबल्स को डिलीट कराना है. और फिर जो आप नॉर्मली लिखते हो वो तो आप लिखोगे. सो whenever you have to give more than one labels, चाहे वो रो के हों चाहे वो कॉलम के हों, they have to be given as a list. So जब एक से ज्यादा लेबल्स होंगे आप उसे एक लिस्ट में देंगे कि वो रिमूव हो सके.
ठीक है। सो दिस इज हाउ यू रिमूव रोज। तो रोज को डिलीट करने का एक ही तरीका है, वो है ड्रॉप। ठीक है। अब अगर कॉलम डिलीट करना हो तो इसमें आपको क्या चेंज करना पड़ता है? आपको ड्रॉप के अंदर अपने कॉलम का नाम देना है, मान लो कॉस्ट, लेकिन आपको यहाँ पर एक्सेस जो है वो 1 देनी पड़ेगी। सो आपको एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, या आप एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स लिख सकते हो, एक ही बात है। तो एक्सेस 1 लिखूं या एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स लिखूं, इट्स वन एंड सेम थिंग। सो ये क्या करेगा? आप कॉलम को डिलीट कर देगा। ठीक है। अगर आप एक्सेस इज इक्वल टू 1 नहीं लिखते हो और यहाँ पे कॉस्ट लिख देते हो, फिर तो एरर आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट कोई रो है ही नहीं, तो वो की एरर देगा। बट इफ यू वांट टू डिलीट अ कॉलम, मेक श्योर वी हैव टू राइट एक्सेस इज इक्वल टू 1। सो डिलीटिंग अ कॉलम। सो कॉलम डिलीट करने के लिए आपको एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है। सो एक्सेस इज इक्वल टू 1 हम लिखेंगे, तभी हमारा जो कॉलम है वो डिलीट होगा। सो ये एक तरीका होता है कॉलम को डिलीट करने का। देयर इज अनदर मेथड ऑल्सो। आप लिख सकते हो df.pop, df.pop, और उसके बाद कॉलम नेम, दैट मीन्स कॉलम हेडिंग। तो वो आपके उस कॉलम को डिलीट कर देगा आपके डेटा फ्रेम में से, और रिटर्न भी कर देगा जिसको डिलीट किया है। अगर आपको उसको कुछ प्रोसेस करना हो तो आप कर सकते हो। सो इट डिलीट्स द वैल्यूज ऑफ द डिलीटेड कॉलम। ठीक है। सो इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द डिलीटेड कॉलम। ठीक है। और वो आपके कॉलम को रिमूव कर देगा। तीसरा तरीका होता है, आप कीवर्ड यूज कर सकते हो डेल। डेल डेटा फ्रेम का नाम एंड स्क्वायर ब्रैकेट में column label. So del df column label. So it will delete that particular column from your data frame. So तीन तरीके होते हैं एक कॉलम को डिलीट करने के। या तो ड्रॉप से कर सकते हैं विद एक्सेस इज इक्वल टू 1, या पॉप से कर सकते हैं, या फिर हम डेल से कर सकते हैं। कीवर्ड इज डेल, डिलीट नहीं होता। तो ये भी आप याद रखोगे कि पूरा डिलीट नहीं लिखना है, इट्स जस्ट DEL. So these are the three ways you can delete a column from a data frame. अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग रोज एंड कॉलम्स हैं, आप उनके लेबल्स अगर चेंज करना चाहते हो, यू वांट टू चेंज द हेडिंग, द लेबल्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो बहुत सिंपल सी तरीका होता है कि अगर आपको सारे के सारे रो लेबल्स चेंज करने हैं तो आप डायरेक्ट इंडेक्स को ही चेंज कर सकते हो। आप लिख सकते हो df.index इज इक्वल टू, तो जितने भी आपके पास इंडेक्स हैं उन सब की आप न्यू वैल्यू दे दो। तो अगर मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं तो मैं यहाँ पर 4 वैल्यूज दूंगी और सबका इंडेक्स चेंज हो जाएगा। सो इट विल चेंज फॉर ऑल ऑफ देम, है ना? सबका इंडेक्स चेंज हो जाएगा। अगर आप सारे कॉलम्स का नाम चेंज करना चाहते हो तो सिमिलर वे df डॉट कॉलम्स करके आप यहाँ पर अपनी लिस्ट दे दोगे, सारे कॉलम्स का चेंज हो जाएगा। बट अगर आप सबका चेंज नहीं करना चाहते, आप सिलेक्टेड रो या कॉलम का चेंज करना चाहते हो, सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड रीनेम फॉर दैट। सो द फंक्शन नेम इज df डॉट रीनेम। ठीक है। आप df डॉट रीनेम लिखोगे, फंक्शन है इसलिए राउंड ब्रैकेट आएगी। अब राउंड ब्रैकेट के बाद आपको बताना है कि आप चेंज क्या करना चाहते हो, रो या फिर कॉलम। अगर आप रो चेंज करना चाहते हो तो आप लिखोगे इंडेक्स इज इक्वल टू, एंड नाउ वी आर गोइंग टू गिव अ डिक्शनरी। अब यहाँ पर हम सिर्फ उसी रो इंडेक्स को लिखेंगे जो आपको बदलना है। ठीक है। और उसकी जगह पर आप न्यू इंडेक्स दोगे। एक से ज्यादा है तो कॉमा देके दे सकते हैं। ठीक है। सो ओल्ड रो इंडेक्स कोलन न्यू रो इंडेक्स, तो जहां पर उसको ओल्ड रो इंडेक्स मिलेगा उसकी जगह पर वो नए वाले को पुट कर देगा। कॉमा ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि मैं कॉलम्स को भी चेंज करूं। मैं सिर्फ इंडेक्स भी लिख सकती हूँ, सिर्फ कॉलम्स भी लिख सकती हूँ, दोनों भी लिख सकती हूँ। इसमें क्या होगा? ओल्ड कॉलम इंडेक्स कोलन न्यू कॉलम इंडेक्स, देन राउंड ब्रैकेट क्लोज। आप चाहते हो कि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो तो इसके बाद कॉमा इज इक्वल टू इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें भी असाइनमेंट करनी पड़ती है। सो इफ आई वांट टू चेंज द सिलेक्टेड रो और सिलेक्टेड कॉलम इंडेक्स, तो आप रीनेम फंक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास PID था, पी नेम था और कॉस्ट था। मैं पी नेम की जगह पर प्रोडक्ट नेम लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी उसकी पूरी कमांड, df डॉट रीनेम। मेरे को रो इंडेक्स तो चेंज करना ही नहीं है तो इंडेक्स यूज ही नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ कॉलम इंडेक्स चेंज करना है। तो कॉलम्स इज इक्वल टू पी नेम, पी नेम के साथ मैंने कोलन दिया और फिर क्या लिख दिया, प्रोडक्ट
अंडरस्कोर नेम बंद कॉमा आई वांट की चेंजेस करंट डेटा फ्रेम में ही रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। सो ये क्या करेगा कि जहां पर आपका पी नेम था हेडिंग, उसकी जगह पर अब हेडिंग क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट नेम। सो इट विल चेंज द हेडिंग फ्रॉम पी नेम टू प्रोडक्ट नेम। अंडरस्टूड? It will change from P name to product name. Is it clear? ठीक है। सो ये हो गया रीनेम। तो हमने डिलीशन कर लिया, इंसर्शन कर लिया, कॉलम्स के नाम आप बाद में चेंज कर सकते हो, वो भी कर लिया। अब आती है बारी हमारे इसकी लॉक आई लॉक आई एड की, जिसमें सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं सबको, है ना। सो आपके पास स्लाइसिंग जो है वो आप सीधे सीधे कर लेते हो। स्लाइसिंग आप सीधे सीधे कर लेते हो। कहाँ से करते हो स्लाइसिंग? फ्रॉम वेयर डू यू डू स्लाइसिंग? जैसे आप सीरीज में करते हो, आप सीधा डबल कोट्स में नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बता देते हो कि कहाँ से कहाँ तक की स्लाइसिंग करनी है। सो बेसिकली यहाँ पे डेटा फेच करने के लिए अगर आपको स्लाइसिंग नहीं करनी, सिंगल पोजीशन से फेच करना है, तो आपके पास ऐट है। ऐट में आप क्या करोगे, रो लेबल बताओगे, कॉमा कॉलम लेबल बताओगे। दैट्स इट। वो आपको उस रो और कॉलम की वैल्यू को फेच भी करके देगा, और वो आपको हेल्प करेगा उसको मॉडिफाई करने के लिए भी। ठीक है। सो आई कैन फेच एज वेल एज आई कैन मॉडिफाई। सो रो लेबल आपको मिल जाएगा, कॉलम लेबल आपको मिल जाएगा, यू कैन मेक द चेंजेस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो ऊपर डेटा फ्रेम था प्रोडक्ट वाला, अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, चलो, आई हैव पी आई डी, आई हैव पी नेम, I have cost। ठीक है। फिर मेरे पास है P1, P2, P3, P4 and 101, 151, 216, 312, pen, pencil, book, scale, 50, 10, 200, 20, something like that. Now I want to fetch the name of P2, name of P2। तो P name कॉलम का लेबल है, P2 रो का लेबल है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे प्रिंट df डॉट एट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, P2 रो लेबल पहले आता है, फिर आप लिखोगे कॉलम लेबल विच इज P नेम। तो ये आपको क्या प्रिंट करके देगा, पेंसिल, क्योंकि P2 में P नेम जो है वो पेंसिल है। अब मैं कहती हूँ कि इसकी कॉस्ट 10 से चेंज करके 40 कर दो। तो आप कर सकते हो बाय राइटिंग df डॉट एट P2 P नेम इज इक्वल टू 40। तो ये 10 की जगह चेंज होकर 40 हो जाए। गेटिंग इट? सो ये 10 की जगह चेंज होके 40 हो जाएगा। तो ऐड से मैं किसी भी एक रो, किसी भी एक कॉलम की वैल्यू को फेच कर सकती हूँ, उसको चेंज भी कर सकती हूँ। ठीक है। अगर आपको लेबल्ड इंडेक्स यूज नहीं करने हैं, तो आप आई एट लगा सकते हो। मैं ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आई एट से लिखना चाहती हूँ, ठीक है, df डॉट एट था, df डॉट आई एट अगर मैं देना चाहती हूँ, तो P2 का मतलब क्या है, 1, और P नेम भी क्या है, 1। So 1 comma 1 will also give me pencil. Same way you want to change its cost, तो आप लिख सकते थे df dot I at 1 comma 2 is equal to 40। ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है वो मॉडिफाई भी हो सकती है। सो आई एट का मतलब है इंटीजर इंडेक्स। ठीक है। सो एट में हम लेबल इंडेक्स देते हैं, आई एट में आप इंटीजर इंडेक्स देते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई बात नहीं गगन, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, रिकॉर्डिंग ऐप पे भी अवेलेबल होगी, एज वेल एज यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर देती हूँ। जहां आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन वॉच द रिकॉर्ड। ठीक है। सबको एट आई एट समझ में आ गया? एट एंड आई एट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू?
आरती देखो, एट का मतलब क्या है? एट मतलब एक जगह पर। एट का मतलब ही क्या होता है? बॉटल इज देयर, और एट द टेबल या ऑन द टेबल कहते हैं वैसे, बट एट मतलब किस जगह पर वो चीज है ना? किस जगह पे वो चीज है, वो एट होता है। तो df डॉट एट, एट में पहले आपने रो लेबल देना है, फिर आपने कॉलम लेबल देना है। तो एट p2 एंड p नेम क्या है? पेंसिल। अगर आप प्रिंट करा रहे हो तो वो फेच करके प्रिंट करेगा। अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप df डॉट एट p2 p नेम, मतलब p2 में, अच्छा मैंने यहाँ p नेम लिख दिया था, ये p नेम नहीं है, ये कॉस्ट होगा ना। वी आर मॉडिफाइंग द कॉस्ट, नॉट p नेम। बताते नहीं हो आप लोग, हाँ। सो P2 की कॉस्ट को हम चेंज करके 40 कर रहे हैं। सो P2 की कॉस्ट हमने चेंज करके 40 कर दी। सो एट P2 मतलब P2 वाली रो, कॉस्ट वाले कॉलम में क्या करना है? 40 पुट करना है। अब यही चीज अगर आप आई एट से करना चाहते हो तो हम इंटीजर इंडेक्स यूज करेंगे। 1,1 से फेच करोगे तो पेंसिल आ जाएगी। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो 1,2 मतलब ये कॉस्ट को हम चेंज कर रहे हैं, वी मेक इट 40। सो आई एट मतलब इंटीजर इंडेक्स दे रहे हैं हम एट में, अदरवाइज हम लेबल्ड इंडेक्स देते हैं। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? ग्रेट। ठीक है, सो ये हो गया आपका कि किस तरीके से हम एट यूज करते हैं। अब आती है बारी लॉक की। देखो लॉक में ये सेम काम तो हो ही जाएगा जो आप एट से कर रहे हो, सिमिलर वे, बट यहाँ पर आप स्लाइसिंग भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स भी दे सकते हो, वो आपके पास सारा बेनिफिट हो जाता है। सो df डॉट लॉक, इसमें भी पहले हम क्या लिखते हैं? रो लेबल्स, कॉमा, फिर क्या लिखते हैं? कॉलम लेबल्स। फाइन। लेकिन इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हो, इसमें आप इंडेक्स मतलब स्लाइसिंग की फॉर्म में भी दे सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर मुझे सेम चीज चाहिए होती कि भाई P2 का नाम देखना है, तो मैं ऐसे लिखती P2 P नेम, उससे वो मुझे P2 का P नेम दे देता। पर अगर मैं आपको कहती हूँ कि मुझे सिर्फ P2 का P नेम नहीं देखना, मुझे P2 और P4 का P नेम देखना है, तो आप क्या लिख सकते थे? df डॉट लॉग, फिर से लिस्ट है तो दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, ये आपको P2 और P4 का P नेम दिखाएगा। सो इसमें आपके पास जो भी दो हैं, पेंसिल और बुक, P2 पे, और P3 पे क्या है? P4 पे क्या है? बुक। फॉर दिस तो P नेम ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे स्लाइसिंग भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे df, स्लाइसिंग में स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा नहीं आएगी, लेकिन बीच में क्या आएगा? कोलन। सो वी कैन राइट लाइक दिस। इससे क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? आपका कॉलम होगा P नेम, और वो आपको वैल्यूज दिखाएगा P2 से लेकर P4 तक। सो P2 P3 P4। सो P2 पे मेरे पास जो भी है, पेंसिल, बुक, स्केल। सो तीन तरीके से दिया जा सकता है। एक, सिंगल इंडेक्स दे सकते हैं। एक से ज्यादा इंडेक्स है लेकिन आगे पीछे हैं, तो आप एज ए लिस्ट दे सकते हो। जब एज ए लिस्ट दोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा लगेगी, या फिर आप स्लाइस की तरह दे सकते हो। ठीक है, और अगर सारी रोज चाहिए एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए, वो तो खैर हम वैसे भी फेच कर सकते हैं, बट इसके थ्रू करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। या आप पी नेम और कॉस्ट के लिए देखना चाहते हो सारी रोज, सिर्फ पी नेम और कॉस्ट, तो वो भी कर सकते हो। मीन्स देन, जैसे स्लाइसिंग में होता है खाली कोलन देने का मतलब है कंप्लीट थिंग, है ना? सो ये पूरा का पूरा शो करते हैं। तो दैट्स हाउ वी कैन गिव। ये सेम तरीके से कॉलम्स में भी स्लाइस यूज हो सकता है। तो इसमें आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि डेटा फ्रेम दिया होगा, फिर ऐसे बहुत सारी कमांड्स होंगी, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से इसका आउटपुट क्या होगा। या केस स्टडी क्वेश्चन में कैसे आ सकता है कि आउटपुट ऑलरेडी बताया होगा, और फिर आपको दो चार ऑप्शंस लिख के दिए होंगे, आपको बताना होगा कि उसमें से सही ऑप्शन कौन सी है।